हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम ऋचा शर्मा। आज के सेशन में हमें मंथली करंट अफेयर्स कवर करने हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2023। पूरे महीने के करंट अफेयर को हम 6 अलग अलग सेगमेंट में कवर करते हैं ताकि आपको कहीं और जाने की, किसी और रेफरेंस को देखने की जरूरत नहीं पड़े। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उसकी तैयारी आपकी करंट अफेयर की यहां से हो सके। ठीक है, तो आज वाला जो सेशन है उसके अंदर हम बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट, अवार्ड्स और ओबिचुअरीज, ये 4 ऐसी कैटेगरीज लेंगे जो पर्टिकुलरली वनडे एग्जाम में बहुत काम आती हैं, स्टेट पीएससीज में बहुत काम आती है, यूपीएससी के अंदर ये अवार्ड वाली कैटेगरी बहुत काम आती है। बाकी वनडे एग्जाम के लिए तो ये शॉर्ट सब कुछ इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, निमोनिक्स लगाते चलेंगे, यानी मेमोरी हिंट्स थोड़े थोड़े हम बीच में लगाते चलेंगे, बिकॉज सीधा सीधा फैक्ट है, ये न्यूज समझने वाली ज्यादा नहीं होती है, याद करने वाली होती है। और सीए के अंदर या जीए के अंदर सबसे ज्यादा डिफिकल्टी 2 ही एरियाज में आती है, अच्छा कंटेंट मिल जाए एक ही जगह पे और याद करने में थोड़ी सी हेल्प या सपोर्ट मिल जाए, वो दोनों देने की यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव या मोटिव रहता है। ठीक है, इससे पहले हमने इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स वाला पूरा टॉपिक नवंबर का कवर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां टाइटल आता है वीडियो का उस पर क्लिक कीजिए, आपको सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स वहां मिल जाएंगे। राइट, पूरी प्लेलिस्ट आपको सीए की मिल जाएगी, आराम से जाकर के आप बाद में उसको रेफर कर सकते हो। अब हम चलते हैं हमारे किक स्टार्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे मैं सवाल पूछ रही हूं, अगर आंसर आता है दीजिए। अगर आप डेली सीए फॉलो कर रहे हैं ना प्लेटफॉर्म से, परचम से, या फिर अगर आप वीकली सीए फॉलो करते हो, रोज के अगर आप आधे से पौन घंटा दे देते हो करंट अफेयर को, डेफिनेटली आप ये आंसर कर पाओगे। नहीं देते हैं तो देना शुरू कीजिए। तो आपके लिए मंथली करंट अफेयर एक वन शॉर्ट रिवीजन का काम करेगा। नहीं भी इनको पढ़ सकते फॉर एनी रीजन, आप वर्किंग हो, आपके पास और ज्यादा टाइम नहीं है, आपके पास एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सिर्फ मंथली करंट अफेयर से तैयारी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ओके, और इसका जो पीडीएफ है वो आपको parchamclasses.in वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाता है बाय 7th ऑफ एवरी मंथ, और हिंदी वाला जो है वो 10th ऑफ एवरी मंथ। तो आप वहां से लेकर के नोट्स के साथ साथ अपनी तैयारी कीजिए ताकि आप उसमें अपनी मार्किंग कर सको, अपने छोटे छोटे पॉइंटर्स लिख सको। एग्जाम टाइम में रिवीजन में बहुत हेल्प होती है। चलिए, सो क्वेश्चन क्या है आपका क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप चीफ, एसपीजी चीफ? कौन होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का चीफ? वो पर्सन वो होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इसको मैनेज करने के लिए, एसपीजी को। और एसपीजी का काम क्या है? प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी देखना। ठीक है, तो कौन है जिसको अपॉइंट किया गया है एसपीजी चीफ के तौर पे हाल ही में? 4 ऑप्शंस में से जो भी राइट आंसर आपको लगता है, ऑप्शन जो आंसर है राइट वो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिए। आई वॉच योर कमेंट्स, और जो भी राइट आंसर होंगे आपको वहां उस पर रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। आपकी अगर कोई क्वेरी, कंसर्न है, फीडबैक है, कोई भी रिक्वेस्टेड टॉपिक है, सब वहां दिया कीजिए। वो बहुत अच्छा सोर्स है मुझसे बात करने का। आई विल गेट इन टच विथ यू थ्रू देयर। ओके, उसके अलावा भी आप बातचीत कर सकते हो, ऐप चैट पे, परचम ऐप पे लिख सकते हो। ईमेल एड्रेस है परचम का, parchamclasses06@gmail.com, वहां हमसे बातचीत कर सकते हो। मेरा इंस्टा अकाउंट है रिचा शर्मा 2325, वहां आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ सकते हो। सो स्टे इन टच। कोई भी क्वेरी, कंसर्न है, परेशान मत हुआ कीजिए, बातचीत किया कीजिए। चलिए, पहली कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो ये बुक नहीं है, ये एक बायोपिक है, यानी कि एक मूवी है, शॉर्ट फिल्म है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ पढ़ लेते हैं। नॉट शॉर्ट फिल्म, फिल्म है प्रॉपर। सो 800, बायोपिक का नाम क्या है? बायोपिक यानी किसी की बायोग्राफी पे बेस्ड मूवी। ठीक है, तो कपिल देव की मूवी के ऊपर बनी थी 83, इसी तरह से अब किसके ऊपर 800 ये बायोपिक है, वो बनी है श्रीलंकन क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन। तो इनकी कहानी के ऊपर, इनकी लाइफ के ऊपर, इनके अचीवमेंट के ऊपर ये एक बायोपिक है जिसका टाइटल क्या है? 800। ये बुक्स एंड ऑथर्स में गलती से डल गई है, डू नॉट वरी, आगे कैटेगरी प्रॉपर है, बट नो प्रॉब्लम, पढ़ लेते हैं। 800 किसकी बायोपिक है? मुथैया मुरलीधरन की। क्यों फेमस है ये? हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट टेकर के तौर पे इन्होंने अपना एक कीर्तिमान या रिकॉर्ड बना रखा है। सो ही इज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। टेस्ट के अंदर भी, ओडीआई के अंदर भी। टेस्ट में अगर आप देखोगे 800 विकेट ले रखे हैं, ओडीआई में 534 ले रखे हैं। ठीक है, और ये जो मूवी है ये एम.एस. श्रीपति जी ने डायरेक्ट की है। 800 मुथैया मुरलीधरन, क्योंकि बहुत फेमस इंसान है, ये तो एक्टर है। मुथैया मुरलीधरन क्योंकि बहुत फेमस है, इसलिए उनकी बायोपिक याद करना डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए निमोनिक की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। प्रसून जोशी लॉन्चेस डॉक्टर हेमा जोशी बुक 2 पलकों की छांव में। 2 पलकों की छांव में, ऐसा लग रहा है ना कोई सॉन्ग हो, राइट? तो डॉक्टर हेमा जोशी ने लिखी है, 2 पलकों की छांव में, रिलीज की है इसको, या इसका अनावरण या इसका लॉन्च किया है प्रसून जोशी जी ने। तो डॉक्टर हेमा
जोशी कैसे याद रखोगे? हेमा से एक बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस है हेमा मालिनी, जानते हो? तो ऐसे इमेजिन कर लीजिए दो पलकों की छांव में कोई मूवी है या कोई सॉन्ग है और उसमें हेमा मालिनी जी फीचर कर रही हैं, या दो पलकों की छांव में किताब का फ्रंट पेज है और उसके ऊपर हेमा मालिनी जी की फोटो है। तो हेमा मालिनी और दो पलकों की छांव में, शी इज गॉट ब्यूटीफुल आइज, दो पलकों की छांव में, है ना? तो एसोसिएशन किया जा सकता है। एग्जाम के अंदर 4 ऑप्शन मिलेंगे, डू नॉट वरी, आपको आंसर नहीं लिखना। तो अगर आप हेमा मालिनी भूल जाते हो, दो पलकों की छांव याद नहीं आता, ऑप्शन देख करके अपने आप क्लिक हो जाएगा। छोटे छोटे हिंट की जरूरत होती है और कुछ नहीं चाहिए। प्रसून जोशी जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट के चीफ हैं करंटली, उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं द बुक टाइटल्ड प्रणब माय फादर अ डॉटर रिमेंबर्स बाय शर्मिष्ठा मुखर्जी। तो प्रणब, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी की डॉटर है शर्मिष्ठा मुखर्जी, उन्होंने अपने फादर की लाइफ के ऊपर पूरी बुक लिखी है और इसलिए याद करना अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ऑप्शन के अंदर जैसे ही आपको मुखर्जी दिखेगा यू विल बी एबल टू गेट इट। शर्मिष्ठा मुखर्जी, ध्यान रखिएगा। प्रणब मुखर्जी जी की बात करें तो 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये रह चुके हैं। 2012 से लेकर के 2017 तक इन्होंने इस पद को संभाला था। इन फर्स्ट वेस्ट बंगाल से पर्सन थे जो कि प्रेसिडेंट की पोस्ट में अपॉइंट हुए थे। द बुक थ्रेड बाय थ्रेड, अगली किताब कौन सी है? थ्रेड बाय थ्रेड, धागा बाय धागा नहीं बोलेंगे हिंदी में इसको, थ्रेड बाय थ्रेड ही है। ऑन द लाइफ ऑफ शंभू कुमार कासलीवाल, किसकी लाइफ के ऊपर बेस्ड है? एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, शंभू कुमार कासलीवाल, और इसको लॉन्च किया कपिल देव जी ने मुंबई के अंदर। दूसरा बात हो जाएगी ऑथर कौन है। एक हो गया किसके ऊपर बेस्ड है, तो शंभू कासलीवाल जी के ऊपर ये बेस्ड है, राइट। लिखा किसने है? सत्य सारन जी ने लिखा है। लॉन्च किसने किया है? कपिल देव जी ने लॉन्च किया है। तो थ्रेड बाय थ्रेड। इफ यू रिमेंबर एस कुमार्स एक शूटिंग रेंज आती है, एस कुमार्स, और एक टाइम में बहुत पॉपुलर हुआ करती थी। तो एस कुमार्स जो कि ब्रांड रही है, उसी की पूरी जर्नी से रिलेटेड ये बुक है। शंभू कुमार कासलीवाल जी पाइनियर रहे, यानी शुरुआती कुछ लोगों में से रहे हैं जिन्होंने पॉलिस्टर ब्लेंड जो कपड़ा होता है ना, वो इंडिया के अंदर लाना शुरू किया और ये पूरा मार्केट जो था उन्होंने बहुत अच्छे से बूस्ट किया है इंडिया के अंदर। तो याद कैसे करेंगे? थ्रेड बाय थ्रेड, थ्रेड बाय थ्रेड, सत्य सारन। तो धागा धागा जोड़ के ही सारा कपड़ा बनाया जाता है ना, थ्रेड बाय थ्रेड ही सारा कपड़ा बनाया जाता है। सत्य बात है कि नहीं है? सत्य है। तो सारन से आप सारा ले सकते हो कि थ्रेड बाय थ्रेड ही सारा कपड़ा बनाया जाता है। दिस इज अ सत्य फैक्ट, सत्य बात है। ठीक है, चलें आगे। हाँ जी, बिल्कुल सही। बुक्स एंड ऑथर्स में जो इंपॉर्टेंट 2-3 बुक्स थी वो हमने कर ली पूरे मंथ में। फिक्शन, नॉन फिक्शन, ऐसे तो बहुत सारी बुक्स निकलती हैं, नॉवल, रोमांटिक, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होती है वो आपको फिल्टर करना आना चाहिए, और वो सारी आपने पढ़ ली हैं इस महीने के लिए, नवंबर के लिए। अपॉइंटमेंट्स पे आगे बढ़े उससे पहले मैं जल्दी से बता देती हूँ कि ऑल्दो आपको पीडीएफ 7 या 10 तारीख को मिलती है, लेकिन पढ़ तो आप अभी भी रहे हो, तो इनके पीडीएफ अभी कैसे एक्सेस किए जा सकते हैं? अगर आपके पास पीडीएफ बैंक है या सीए सब्सक्रिप्शन है। सीए सब्सक्रिप्शन जिसमें पूरे 2023 के यानी जैन से लेकर के दिसंबर तक के सारे करंट अफेयर के पीडीएफ एक जगह आपको मिल जाएंगे। दिसंबर के ऑफकोर्स अभी नहीं मिलेंगे, जब आएगा तब मिलेगा। तो हम जैसे जैसे पार्ट्स पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनमें ऐड होते जाते हैं। जैसे अपॉइंटमेंट की पीडीएफ इसमें ऐड हो जाएगी। इसमें सीए के अलावा जीए के भी बाकी सारे सब्जेक्ट जो भी कुछ यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है उनके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ये दोनों आप कहां से ले सकते हो? ऐप से ले सकते हो। तो अगर सिर्फ और सिर्फ अगर आप पीडीएफ से पढ़ना प्रेफर करते हो तो आप इन दोनों में से किसी की तरफ मूव कर जाइए। इंडिविजुअल पीडीएफ बार बार मत लीजिए, ये पॉकेट फ्रेंडली भी होता है, कन्वीनियंट भी होता है। अगर आप पीडीएफ से नहीं पढ़ते, नो प्रॉब्लम, अपने नोट्स बनाते हैं बना लीजिए। हालांकि सीए में नोट्स नहीं बनाने चाहिए, बहुत सारा कंटेंट होता है। स्क्रीनशॉट से पढ़ते हैं तो वैसे भी पढ़ सकते हैं। स्टिल आपकी जो भी लर्निंग स्टाइल है आप वैसे फॉलो करिएगा। कोई भी डाउट, क्वेरी, कंसर्न होती है तो प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। ये भी एक तरीका है। परचम के ऑफरिंग प्रोडक्ट्स, सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, ये आपको टाइमिंग और डेज दे रखे हैं। चलो अपॉइंटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सो कोप्पू सदाशिव मूर्ति, क्या नाम है? कोप्पू सदाशिव मूर्ति। इन्होंने चार्ज लिया है एज सीएमडी ऑफ भेल। भेल क्या है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। सो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? कोप्पू सदाशिव मूर्ति जी। तो कप के अंदर आप भेल खा रहे हो, ऐसा इमेजिन कर लीजिए। कोप्पू से कप याद रह जाएगा, और भेल, भेलपुरी होती है ना, भेल, वो एसोसिएशन कर लीजिए। हो गया नाम याद, आधा काम खत्म। इन्होंने सक्सीड किसको किया है? नलिन सिंघल जी को किया है। और भेल एक महारत्न कंपनी है। मिनी रत्न कंपनी होती है, नवरत्न कंपनी होती है, और फिर महारत्न कंपनी होती है। ठीक है, तो भेल एक महारत्न कंपनी है, 1964 के अंदर बनी थी। गॉट इट? चलो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ श्री सोमनाथ ट्रस्ट फॉर 5-year टर्म।
तो पीएम मोदी जो है उनको सोमनाथ ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया। ऐसा नहीं पहली बार किया गया, थर्ड टाइम किया गया है, लेकिन अभी तक की हिस्ट्री में 5 साल के लिए पहली बार किसी को चेयरमैन बनाया गया है इस ट्रस्ट का। ठीक है, अभी तक के लिए जो होता था वो कितने, एक साल के लिए ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया जाता था। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। इंफॉर्मेशन कमिश्नर हीरालाल समारिया was sown in as CIC, यानी कि ये चीज तो आप हटा दीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना देखिए, हीरालाल समारिया जी को बना दिया गया है CIC यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर क्या काम करते हैं, जैसे हमारे पास राइट टू इंफॉर्मेशन होता है ना, हमारी कोई भी क्वेरी है तो हम एक्सेस कर सकते हैं, डिपार्टमेंट वाले से पूछ सकते हैं। अगर वहां से कोई भी आंसर नहीं मिल पा रहा, हम क्वेरी प्लेस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो CIC पिक्चर में आते हैं, वो सारी कार्रवाई वगैरह करवाते हैं। ठीक है, तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बने हैं, हीरालाल समारिया जी। अगर किसी को हीरा मिल जाए, कैसे याद करेंगे वो बता रही हूं। अगर किसी को बहुत बड़ा हीरा मिल जाए तो ये इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी फैलेगी या नहीं फैलेगी। इतना बड़ा हीरा मिल गया है तो सारी इंफॉर्मेशन सब जगह फैल जाएगी, राइट। तो इंफॉर्मेशन CIC, इंफॉर्मेशन हीरे की सब जगह फैलती है, तो हीरालाल समारिया जी CIC, राइट। और इनका जो अपॉइंटमेंट है, जो इनको सोन इन करवाया गया, शपथ दिलवाई गई, वो प्रेसिडेंट साहिबा ने दिलवाई है। और ये पहले पर्सन बन जाते हैं दलित कम्युनिटी के जो कि CIC पोजीशन पे अपॉइंट हुए हैं। देन फर्दर कुछ स्टैटिक पॉइंट देख लेते हैं, क्योंकि करंट के साथ स्टैटिक तैयार करना बहुत जरूरी होता है। सो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नए बन गए, तो अब उनके अंडर में इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जगह खाली हो गई, तो वो भी अपॉइंट किए जाएंगे। तो 2 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं जिनको ओथ दिलवाई गई, आनंदी रामलिंगम जी एंड विनोद कुमार तिवारी जी। ओके, और जो CIC है, जो ये कमीशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यानी ये स्टेट्यूटरी बॉडी है, और इसके अंदर एक CIC होते हैं और 10 नंबर तक इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हो सकते हैं। ठीक है, एंड 65 इयर्स ऑफ एज तक इनका टेन्योर रहता है मैक्सिमम। सो हितेश कुमार S मकवाना अपॉइंटेड सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया किसको नियुक्त किया गया है, यानी महासर्वेक्षक हितेश कुमार मकवाना जी को। इसके लिए कोई बहुत अच्छा हिंट तो नहीं है मेरे पास, लेकिन आप कर सकते हो कि भाई जो आपने सर्वे किया बड़ा ही हिट था जी, इतना बढ़िया सर्वे किया, एकदम हिट था, तो हिट से हितेश आपका छोटा सा एक हिंट हो सकता है, राइट। और अगर हम सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो 1767 में ब्रिटिश जो राज्य जब था उन्होंने इसकी स्टार्टिंग की थी, और जो सबसे पहले सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया बने थे वो मेजर जेम्स रेनेल बने थे। तो ये कुछ स्टैटिक पॉइंट्स हैं जो मैं साथ साथ में आपको देते चल रही हूँ। AMFI, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इंडिया। सो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, AMFI ने अपॉइंट किया है वेंकट नागरेश्वर चलसानी जी को एज चीफ एग्जीक्यूटिव। तो AMFI के हेड कौन बन गए, चीफ एग्जीक्यूटिव कौन बन गए, चलसानी जी बन गए। तो बोला जाता है ना, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड दी पॉलिसी डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, राइट। तो म्यूचुअल फंड चलेगा या नहीं चलेगा आसानी से नहीं बताया जा सकता। मार्केट ऊपर हुआ तो म्यूचुअल फंड के रेट्स ऊपर चले जाएंगे, गिरा तो गिर जाएंगे। तो म्यूचुअल फंड AMFI म्यूचुअल फंड चलेगा या नहीं चलेगा आसानी से नहीं बता सकते, तो चलसानी जी याद हो जाएंगे, ठीक है। इन्होंने सक्सीड किया NS वेंकटेश जी को, और AMFI जो है वो 1995 में एस्टैब्लिश हुआ था, मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है। आपका जो किक स्टार्ट क्वेश्चन था, वेलकम क्वेश्चन था, सबसे पहला क्वेश्चन था, उसका आंसर आपको यहां मिल रहा है। आलोक शर्मा अपॉइंटेड न्यू डायरेक्टर ऑफ SPG। सो आलोक शर्मा जी को अपॉइंट किया है न्यू स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के चीफ के तौर पे, और वो चीफ पोजीशन है कौन सी, डायरेक्टर की पोजीशन है। तो आओ भाई आओ, पूरे लोक में से कोई भी आ जाओ, लेकिन PM का बाल बांका नहीं कर सकते, बिकॉज SPG चीफ खड़े हुए हैं वहां पे, ठीक है। तो पूरे लोक से, आलोक का आप ऐसे कर सकते हो ना, पूरे लोक से कोई भी अगर आ जाए तो भी प्राइम मिनिस्टर तक नहीं पहुंच सकते, बिकॉज SPG का काम ही ये है PM की सुरक्षा करना, सेफ गार्डिंग इंडियाज PM। और इसकी शुरुआत 85 के अंदर की गई थी, जब इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, मर्डर कर दिया गया था 84 में, तो उसके जस्ट बाद फिर SPG वाला पूरा सिस्टम प्लेस में लाया गया कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। Then government appoints Vinay Tause as MD of SBI for 2 years. SBI जो है उसके MD के तौर पे किसको अपॉइंट किया गया है, तौन से MD बने SBI के नए, तौन से बने, ऐसे तुतला करके बोल के देखिए जैसे बच्चे बोलते हैं तौन से, तो विनय तौसे जी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। SBI के 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, और एक जो हैं वो डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI के तौर पे चले गए थे, स्वामीनाथन जानकी रमन जी, और उनकी जगह पे अब तौसे जी का अपॉइंटमेंट किया गया, ठीक है।
और ये नवंबर 30, 2025 तक इस पोजीशन पे रहेंगे। सो मैनेजिंग डायरेक्टर के ऊपर और कौन कौन आते हैं? सबसे ऊपर एसबीआई के अंदर आएंगे चेयरमैन, जो कि दिनेश कुमार खरा जी हैं। उसके बाद 3 एमडी आते हैं, जिनमें से एक सीएस शेट्टी हैं, अश्विनी कुमार तिवारी जी हैं, आलोक कुमार चौधरी हैं, और चौथे हो जाएंगे तौसे साहब। ऑल राइट। मिजोरम गवर्नर अपॉइंट्स एयरफोर्स ऑफिसर एज इंडियाज फर्स्ट वुमेन एड द कैंप। तो मिजोरम के जो गवर्नर हैं उन्होंने अपॉइंट किया है एयरफोर्स ऑफिसर को, और वो बन गई हैं भारत की पहली महिला एड डे कैंप, एडीसी। ओके, एड डे कैंप कौन होते हैं? एड डे कैंप वो ऑफिसर्स होते हैं जो कि पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे काम करते हैं टॉप ऑफिसर्स के, जैसे गवर्नर्स हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, आर्मी कमांडर्स हो गए, आर्मी चीफ हो गए, उनके असिस्टेंट के तौर पे वो काम करेंगे। तो एक प्रेस्टिजियस इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। तो मिजोरम के गवर्नर है हरि बाबू कम्ममपति, है ना। देखो, मोजा और कंबल सब एक साथ आता है ठंड के टाइम में, तो कम्ममपति और मिजोरम एक साथ आप याद रख सकते हो कि इसके गवर्नर हैं। और जो एयरफोर्स ऑफिसर हैं उनका नाम है मनीषा पाढ़ी। मनीषा पाढ़ी जी को अपॉइंट किया गया है एडीसी, पहली महिला बन जाती है इस पोजीशन पे आने वाली। आरबीआई अपॉइंट्स मनोरंजन मिश्रा एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मनोरंजन मिश्रा जी को ईडी के तौर पे यानी एग्जीक्यूटिव के तौर पे अपॉइंट किया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हायरार्की में 3rd नंबर पे आते हैं आरबीआई में। सबसे ऊपर आते हैं गवर्नर, जो शशिकांत दास है, उसके बाद आते हैं डेप्यूटी गवर्नर, जो कि एमडी पात्रा हैं, और तीसरे नंबर पे ईडीज आते हैं, जिनमें से एक जो डायरेक्टर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनको अपॉइंट किया गया मनोरंजन मिश्रा। अब देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, एपेक्स बैंक है ना, काम करते करते बोर नहीं हो जाते होंगे? बोरिंग सा ही काम है, बैंक का काम वैसे ही बोरिंग होता है, तो थोड़ा मनोरंजन आरबीआई में, एपेक्स बैंक में लाने के लिए मनोरंजन मिश्रा जी को सिस्टम में लाया गया है। ठीक है जी, ओके। एक्सक्यूज मी। संतोष कुमार झा, अगले व्यक्ति का क्या नाम है? संतोष कुमार झा, सेट टू बी द नेक्स्ट सीएमडी ऑफ कोंकण रेलवे। यानी इनका एक तरह से रिकमेंडेशन गया है, मोस्ट प्रॉब्ली फाइनल हो गया है कि भाई यही सीएमडी बनेंगे, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। अगर स्पेक्युलेटिव होता, बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं, तो हम नहीं पढ़ रहे होते। तो अगले सीएमडी कौन बनेंगे कोंकण रेलवे के? संतोष कुमार झा। कौन कौन है वो देखता हुआ, वीडियो देखता हुआ बच्चा जो संतोषी व्यक्ति है, कौन कौन है, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, और बस ऐसे ही कोंकण के लिए, कोंकण रेलवे के लिए कैसे करोगे? कौन कौन है जो संतोषी व्यक्ति होता है? बिकॉज पेरेंट्स यूजुअली बोलते हैं संतोष रखो, संतोष रखो, और जितने भी टीचर्स और लीडर्स होते हैं वो बोलते हैं कि भूख रखो, आगे ग्रो करने की भूख रखो। सो कौन कौन है जो संतोषी है? तो संतोष कुमार झा कोंकण रेलवे के अगले सीएमडी। कोंकण रेलवे हेडक्वार्टर्ड कहाँ है? नवी मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर है। और यहाँ से जो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चली थी वो उडुपी से मैंगलोर के बीच में चली थी 1993 में। देन जस्टिस राजेंद्र मेनन, नया फ्रेश अपॉइंटमेंट नहीं है, रीअपॉइंटमेंट हुआ है इनका एज द चेयरमैन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल। आर्म्ड फोर्सेस का जो ट्रिब्यूनल होता है उस पर रीअपॉइंटमेंट हुआ है मेनन साहब का। सो जस्टिस राजेंद्र मेनन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल, और ये सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म है। सबसे पहले 2019 में अपॉइंट हुए थे और वो टर्म खत्म होने के बाद रीअपॉइंटमेंट इनका हो गया है। राइट, इससे पहले इन्होंने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट पोजीशन संभाल रखी है, जैसे कि भोपाल गैस विक्टिम्स का जो कंपनसेशन दिलवाने वाला पूरा काम चल रहा था, उसमें वेलफेयर कमिश्नर के तौर पे लगे हुए थे। चीफ जस्टिस रह चुके हैं पटना हाई कोर्ट के, दिल्ली हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं। तो कैसे कर सकते हो? देखो, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल है, आर्म्ड फोर्सेस और ट्रिब्यूनल कहीं ना कहीं कोर्ट वाला सीन देख लीजिए, आर्म फोर्सेस का कोर्ट है और उसमें मेन ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मेनन साहब आप याद रख सकते हो, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस में भी मेन आपको ज्यादा दिखेंगे, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में भी मेन आपको ज्यादा दिखेंगे। ऐसे करके छोटा सा हिंट है, ज्यादा इफेक्टिव हो या ना हो मुझे नहीं पता, पर थोड़ा काम कर जाएगा अगर आप ऑप्शंस देखेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं सुरेंद्र अधाना। सुरेंद्र अधाना जी, इनसे रिलेटेड क्या है इनका? इनका अब क्या है? एसी अब क्यों? एसी अब क्यों? एसी अब क्यों आधा चल रहा है? हमने तो ठीक करवा दिया, एसी अब क्यों आधा चल रहा है? सो पहले तो ये एसोसिएशन याद करिए, ठीक है। सुरेंद्र अधाना, एसी अब क्यों आधा चल रहा है, तो अधाना जी एसी अब क्यों से एसोसिएटेड है। अब ये क्या है? इनको री इलेक्ट किया गया है ऑन द एडवाइजरी कमिटी ऑफ एसी अब क्यों। ये मैं बोल रही हूँ एसी अब क्यू, इसको ऐसे बोलते नहीं है, एसी एबी क्यू बोलते हैं। व्हाट इज दिस एसी एबी क्यू? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस की एडवाइजरी कमिटी है ये, ठीक है। सो ये जो ए सी ए बी और क्यू,
इस पे इनको री-इलेक्ट कर लिया गया। एक एडवाइजरी कमेटी होती है, कितने मेंबर्स की होती है? दिस कमेटी इज ऑफ 21 मेंबर्स और उनमें से एक है अदाना साहब। तो इस कमेटी का काम क्या होता है? यूएन की जो जनरल असेंबली होती है उसमें जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं उनकी जो भी रिपोर्ट्स वगैरह बनती है बजट से रिलेटेड, उनको स्टडी करना और उनको एग्जामिन करना, या फिर अगर इनको कोई मुद्दे दिए जाते हैं एडवाइजरी कमेटी को तो उनके बजट और एडमिनिस्ट्रेशन के सारे पहलुओं को पढ़ के समझ के और फिर अपनी राय पेश करते हैं ये, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है यूनाइटेड नेशन के अंदर। तो पहले भी अधाना साहब इसके ऊपर थे, अब टर्म 24-26 के लिए भी इनको वापस इस पोजीशन पे इस एडवाइजरी कमेटी का हिस्सा बना दिया गया है। तो एसी अब क्यों आधा चल रहा है, इसे आप कर सकते हो। गॉट इट? आगे चलते हैं। Ajay Kumar appointed as advisor to USISPF board. Now what is this USISPF board? So USIS is India Strategic and Partnership Forum. तो US है एक तरफ, दूसरी तरफ इंडिया है, उनका स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम है USISPF और उसके एडवाइजर के तौर पे नियुक्त किया गया है अजय कुमार जी को। काफी सारे एडवाइजर्स होते हैं इसमें, सो एक और एडिशन है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज मैं नहीं कहूंगी पर ठीक है, इस वजह से मैंने इस न्यूज को इनकॉर्पोरेट कर लिया है कि जो अजय कुमार जी हैं वो अभी तक के लॉन्गेस्ट सर्विंग सेक्रेटरी रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। ठीक है जी, चलिए। Then RBI approves new directors of Jio Financial Services. Jio Financial Services को 3 नए डायरेक्टर्स का अप्रूवल मिल चुका है फ्रॉम RBI। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि 6 महीने के लिए ही अभी इनको अप्रूवल मिला है। तो अगेन क्योंकि शॉर्ट टर्म न्यूज जो होती है वो हाल ही के एग्जाम में तो पूछ ली जाएगी, लॉन्ग टर्म एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। तो कौन है वो 3 लोग? ईशा अंबानी है, अंशुमन ठाकर हैं और हितेश सेठिया हैं। NPCI onboards पंकज त्रिपाठी एज UPI सेफ्टी एम्बेसडर। UPI को सेफली कैसे आप यूज करें उसकी जानकारी फैलाने के लिए UPI सेफ्टी एम्बेसडर के तौर पे पंकज त्रिपाठी जी को नियुक्त या अपॉइंट किया गया है। NPCI 2008 में शुरू किया गया था। UPI पेमेंट्स रिटेल और जो भी पेमेंट सिस्टम्स हैं इंडिया के उनके लिए, और काफी बड़ा मार्केट बन करके इंडिया उभरा है डिजिटल पेमेंट सर्विसेज के अंदर। ठीक है, पंकज त्रिपाठी फेमस हैं, कुछ जानने पूछने की ज़रूरत है नहीं। ये कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो पिछले महीने के हमने अभी तक ब्रांड एम्बेसडर्स वगैरह पढ़े थे। MS धोनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और लेज चिप्स वगैरह जो हैं उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। कटरीना कैफ स्विस वॉच मेकर है, रेडो उनकी हैं। मोहम्मद शमी पूमा के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। नीरज चोपड़ा लॉरिस के, तो ये हमने पहले पढ़े थे। ठीक है। ममता बनर्जी नेम सौरव गांगुली एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंगाल। दादा को दीदी ने ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। सो ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंगाल सौरव गांगुली को बनाया है ममता बनर्जी CMG ने। अगेन देखो, हिंट की जरूरत नहीं है ना। जो भी चीज हमारे लिए पिक्चरफुल है, जो भी हमारा दिमाग देख सकता है और उसको पहचानता है, उसके लिए टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं होती। जो अदरवाइज गवर्नमेंट में अपॉइंटमेंट्स होते हैं उन लोगों को हम जानते नहीं है बाय फेस बाय नेम, तो इसलिए टेक्निक की जरूरत पड़ती है। इन लोगों को जानते हैं, जैसे ये कौन है ये, अब थोड़े एजेड हो गए हैं, थोड़ी यंग फोटो है, आर माधवन है। तो आर माधवन के लिए कोई हिंट नहीं चाहिए आपको। एको पार्टनर्स ने, एको इंश्योरेंस जो है ना, एको पार्टनर्स ने आर माधवन को वॉइस ऑफ द कस्टमर के तौर पे अपॉइंट किया है। बेसिकली एम्बेसडर ही हैं, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि भाई जो मिसकंसेप्शंस होते हैं ना इंश्योरेंस वगैरह में, उसके अगेंस्ट ये भाई उनको उसको हटाएंगे। जो भी जनरल डाउट्स होते हैं कस्टमर्स के, तो उनको इन्फॉर्म करने के लिए इनको लाया गया है। Then Federal Bank signs Shuttler HS Pranoy for exclusive collaboration. फेडरल बैंक कहाँ का है? फेडरल बैंक केरला का बैंक है। चलो जल्दी से मुझे बता दो इसकी हेड कौन है? हु इज द हेड ऑफ फेडरल बैंक? तो फेडरल बैंक ने साइन किया है HS प्रणॉय को अपने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे। कोलैबोरेशन बोले तो इसी चीज का, और कुछ नहीं। फिर अब हम कुछ शॉर्ट न्यूज में अपॉइंटमेंट्स देख लेंगे जिनमें ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है, उनके बारे में स्टैटिक ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला आता है बंधन बैंक। ये बंधन तो प्यार का बंधन है। तो बंधन बैंक जो बोर्ड है उसने अप्रूवल दे दिया है रीअपॉइंटमेंट ऑफ चंद्रशेखर घोष जी एज MD एंड CEO। तो अभी तो बंधन बैंक के बोर्ड ने अप्रूवल दिया है, फिर अगर आगे एपेक्स बैंक से आता है अप्रूवल के ऊपर एक और एडिशनल अप्रूवल, तो रीअपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगा। तो बंधन बैंक के MD एंड CEO, बंधन हमारा चांद से बहुत है ना, चंदा को हमने मामा बना रखा है, तो चंद्रशेखर घोष आप ऐसे याद रखेंगे।
कोटक महिंद्रा बैंक ने अपॉइंट किया है अशोक वासवानी जी को एज एमडी एंड सीईओ। अब जब कभी भी कोई बैंक आ जाता है जिसमें नया अपॉइंटमेंट हो रहा है, स्पेशली हेड पोजीशंस पे, तो उस बैंक की सारी ट्रिविया इंपॉर्टेंट हो जाएगी। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो फाउंडेशन कब हुआ था, उसकी टैगलाइन क्या है, और इस सब के लिए अगर आप जाके देखेंगे तो स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट के अंदर मैंने 2 वीडियोस बना के रखे हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक। उनकी ये सारी इंफॉर्मेशन ट्रिविया निमोनिक से आपको याद करा रखिए। तो पर्टिकुलरली बैंकिंग वाले बच्चे, बाकी बच्चों को देखने की जरूरत नहीं है। बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स, अगर आपको सारे बैंक्स की ट्रिविया याद करनी है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। फिर फॉर्मर गेल इंडिया लिमिटेड चेयरमैन मनोज जैन, उनको अपॉइंट कर लिया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टोरेंट गैस लिमिटेड के तौर पे, राइट। एंड देन फाइनली दीपेश नंदा हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी। और एक लास्ट अपॉइंटमेंट और हम देखेंगे, गौतम गंभीर, उनको केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर के मेंटोर के तौर पे अपॉइंट कर लिया गया है। ठीक है जी, तो ये हमने सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर कवर कर लिए, राइट। तो हमारी पहली कैटेगरी बुक्स कवर हो गई, जिसमें हमने एक मूवी भी डाल दी थी गलती से। दूसरी कैटेगरी हमने अपॉइंटमेंट्स कवर कर ली है। अब थर्ड कैटेगरी, और जो थोड़ी कंपैरेटिवली बड़ी कैटेगरी होती है, अवार्ड्स। ये जो कैटेगरी है ये इनफैक्ट यूपीएससी तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज यहां से अवार्ड के बारे में क्वेश्चंस उठ करके आ जाते हैं, राइट। तो वनडे तो पढ़ना ही पढ़ना है विदाउट अ डाउट। यूपीएससी वाले बच्चों को भी ये कैटेगरी पढ़नी होती है। चलिए, सो अवार्ड पे आगे बढ़ें उससे पहले जल्दी से मैं इंफॉर्मेशन दे देती हूँ उन बच्चों को जो कि किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और जो ग्रेजुएशन लेवल का होता है, पर्टिकुलरली जहाँ अच्छे लेवल के जीए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आप तैयारी के लिए परेशान होते हो कि हमने कोर्सेज भी लिए हुए हैं, यूट्यूब से भी पढ़ रहे हैं, तो भी पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ जाते हैं, हम आंसर नहीं कर पा रहे होते हैं। तो आपका वन स्टॉप सोल्यूशन लेकर के परचम आ रखा है। मैं यूजली कभी भी अपनी किसी चीज़ की इतनी तारीफ नहीं करती हूँ, बट देन रिसेंटली आई स्टार्टेड डूइंग दिस बिकॉज इसके अंदर इतने एफर्ट्स और इतने ज़्यादा एफर्ट्स फैकल्टीज लगा रही हैं बेस्ट ऑफ कंटेंट लाने के लिए, बेस्ट ऑफ डिलीवरी के लिए, और मैं क्योंकि निमोनिक से पढ़ा रही हूँ, सो आई नो अ लॉट ऑफ एफर्ट्स गोइंग टू इट। तो एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024 कोर्स का बैच लॉन्च हो रखा है। अगर आप नया कैलेंडर जो अब आ चुका है एसएससी का 24-25 का, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मेजरली एग्जाम में से जल्दी शुरू हो रहे हैं, पर मेजरली जो ग्रेजुएशन लेवल वाले आप एग्जाम देखोगे तो वो जून, जुलाई, अगस्त एंगल तक जा रहे हैं। अगर आप उन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो यू कैन आंख बंद करके गो फॉर दिस कोर्स फॉर जीए प्रैक्टिस। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी एंड स्टैटिक जीके, ये सारे के सारे आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, आप अपनी सहूलियत से पढ़ सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो डाउट सॉल्विंग सेशन रखे गए हैं, पीवाईक्यू डिस्कशन किए गए हैं, प्रिंटेबल नोट्स दिए गए हैं, मॉक पेपर भी हम सॉल्व करेंगे, और ये सब कुछ आपका खत्म होगा अप्रॉक्सीमेटली अप्रैल मई तक जा करके। और ये क्योंकि हमने फेज्ड मैनर में तैयारी करवाई आपकी, ताकि एक साथ आपके ऊपर लोड ना पड़े। अभी से लेकर के धीरे धीरे आप इसकी तैयारी कर सकते हो। अभी ले रहे हो तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लीजिएगा, बाद में लेंगे तो आप शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए ले सकते हैं। कोई भी डाउट, क्वेरी, कंसर्न है तो वो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां आप कॉन्टैक्ट करो। नहीं तो इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो दिया हुआ है, हर एक लेक्चर के फ्री वीडियोज वहां आपको मिल जाएंगे, वो देखिए, डिस्क्रिप्शन पूरा पढ़िए, इन्फॉर्म्ड चॉइस ही लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो क्लैरिटी लेने के बाद ही परचेज कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर कोर्स है एसएससी स्टैटिक जीके का, वो मैं कवर कर रही हूँ, जिसमें 100+ टॉपिक्स इस बार अपन पढ़ रहे हैं। काफी इलेबोरेटिव टॉपिक्स हम ले रहे हैं, बिकॉज अब एसएससी ने क्वेश्चंस का लेवल अच्छा कर दिया है। आप एक रेगुलर सोचो कि लूसेंट की बुक पढ़ के चले जाएं और काम हो जाएगा, अब डिफिकल्ट होगा, राइट। क्योंकि पहले आया करता था पुराने तरीके से, अब नए तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सो एनी विच वेज हर एक चीज का इंट्रोडक्टरी वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन पढ़िए। फिर भी डाउट है तो प्लीज ऐप चैट पे टीम से कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, तो ही बाय कीजिए। बहुत सारे डिस्काउंट चलते रहते हैं, सो डू अवेल देम, ठीक है। चलो आ जाओ, अवार्ड्स के अंदर पहली न्यूज देखते हैं। आयरिश ऑथर पॉल लिंच, बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरिश ऑथर है पॉल लिंच। क्या नाम है? पॉल लिंच, बिल्कुल छाप लो दिमाग के अंदर। पॉल लिंच विंस 2023 बुकर प्राइज। 2023 का बुकर प्राइज किसने जीता है? पॉल लिंच ने जीता है। और कौन सी उनकी बुक है जिसके लिए जीता है? प्रॉफिट सॉन्ग। प्रॉफिट सॉन्ग, प्रॉफिट कौन होते हैं? जो भगवान की बातें फैलाते हैं ना, उनको प्रॉफिट कहा जाता है। तो आप कर सकते हो ऐसे, आप किसी प्रॉफिट के साथ बैठ के लंच कर रहे हो, लिंच, लंच। सो पॉल लिंच आपको याद रह जाएंगे। अच्छा, ये तो सीधा सीधा याद रखना ही है। इसी के अलावा शॉर्टलिस्टिंग जब हुई थी बुकर प्राइज की, तो उसमें इंडियन ओरिजिन की एक ऑथर थी, इंडियन ओरिजिन की ऑथर चेतना मरू, और उनकी किताब थी वेस्टर्न लेन, वो भी शॉर्टलिस्ट हुई थी पर वो जीती नहीं। गॉट इट। अच्छा, ये अवार्ड किसने दिया? जो बुकर प्राइज 2023 है, उसका प्राइज 2022 के विनर ने दिया होगा, और वो कौन थे? शेहान करुणा तिलक। और उनकी जो किताब थी द 7 मून्स ऑफ
माली अल्मेडा। तो ऐसा नहीं है कि इसी बार की किताब का नाम याद रखना है, पिछली बार का भी नाम याद रखिएगा। ऐसे नहीं पूछेंगे विनर कौन थे, लेकिन पूछा जा सकता है हु इज द ऑथर ऑफ द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, तो आपको करुणा तिलक जी पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए। अब बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज में मैं कई बार कंफ्यूजन क्लियर कर चुकी हूँ। इंटरनेशनल बुकर प्राइज वो होता है कि किताब किसी भी भाषा में लिखी गई हो लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दी गई हो, तो उनके ऊपर पूरा डिसीजन लिया जाता है। और जो बुकर प्राइज होता है वो ओरिजिनली इंग्लिश में लिखी गई किताब के लिए होता है। ठीक है, सो बुकर प्राइज बेस्ट नॉवल ऑफ फिक्शन, और ये मनगढ़ंत कहानियां फिक्शन के लिए होता है, जो इंग्लिश में लिखी है और यूके और आयरलैंड में पब्लिश हुई है, उसको दिया जाता है। 1969 में इसका फाउंडेशन हो गया था और 50,000 पाउंड का प्राइज मिलता है। पहली इंडियन सिटीजन, ये जो वर्ड है ना सिटीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली इंडियन सिटीजन जिनको बुकर प्राइज मिला हो वो कौन थी? अरुंधति रॉय, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, 1997। ठीक है, यही पूछ लूं, पहले इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति जिनको बुकर प्राइज मिला है वो भी बता दीजिएगा। एंड और क्या पूछूं मैं आपसे? मैं देख रही हूँ 2 क्योंकि नाम है, मैं आपसे पूछूं या नहीं पूछूं? चलिए आप इतना ही बताइए। ठीक है, पहले इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति जिनको बुकर प्राइज मिला है। नेक्स्ट इन न्यूज इज फायरबर्ड, किताब का नाम है फायरबर्ड, लिखी है पेरुमल मुरुगन जी ने, और कौन सा प्राइज लेकर, और इसको ट्रांसलेट किया है जनानी कानन। ओके, और कौन सा प्राइज लेकर के आई है ये? JCB प्राइज, बहुत रिस्पेक्टेड रेप्यूटेड प्राइज होता है JCB प्राइज इन लिटरेचर। तो तमिल राइटर हैं पेरुमल मुरुगन, उन्होंने पेरुमल मुरुगन जी की एक बहुत पॉपुलर बुक रही और जो कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज से एसोसिएटेड है, उसका नाम भी कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको पता है तो। सो तमिल राइटर पेरुमल मुरुगन, उन्होंने JCB प्राइज जीता है लिटरेचर का, अपनी किताब है फायरबर्ड उसके लिए, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया और ट्रांसलेशन किया है जनानी कानन ने। जनानी बोलें या जनानी बोलें, जैसे भी है ना, मर्दानी जनानी से भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो पेरुमल मुरुगन, पेरू एक कंट्री भी है, और पेरू ना गुआवा को भी कहा जाता है, अमरूद को पेरू कहा जाता है। तो आप देख सकते हो एक बर्ड है फायर बर्ड, या एक बर्ड है फायर में से पेरू निकाल के खा रही है। ओके, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो। JCB प्राइज के अंदर 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, और जो ट्रांसलेटर होता है उसको एडिशनल 10 लाख रुपए मिलते हैं, और ये 2018 से ये अवार्ड इंस्टीट्यूशन में आया है। देन ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2023 विनर, इंडियन ओरिजिन नंदिनी दास फॉर हर बुक कोटिंग इंडिया। सो इंडियन बॉर्न ऑथर नंदिनी दास ने जीता है 2023 ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज, उनकी किताब कोटिंग इंडिया के लिए। कोटिंग इंडिया, और पूरा टाइटल है इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। तो इसमें ब्रिटिश टाइम की और हमारे इंपीरियलिस्टिक टाइम की बातें की गई हैं। तो आप ऐसे देख सकते हो कि कोटिंग इंडिया जो इंपीरियलिज्म का टाइम है, तब हम दास हुआ करते थे, तो नंदिनी दास कोटिंग इंडिया, इन दोनों का एसोसिएशन आप बिठा सकते हो। और 25,000 पाउंड का इसमें कैश प्राइज होता है। ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज की अगर हम बात करें, इसको पहले नाइफ अल रोधन प्राइज कहा जाता था, 2013 से इसकी शुरुआत की जा चुकी है। सो अगर आप सिंपलर लेवल के वनडे एग्जाम दे रहे हो जिसमें 10+2 लेवल आ जाता है, या फिर ग्रेजुएशन में भी सिंपल टीचिंग एग्जाम या कुछ है, तो इतना डिटेल में जाकर के पढ़ने की जरूरत नहीं है। कौन सा प्राइस किसको मिला, कौन सी किताब के लिए लिखा, इतना करना काफ़ी होगा। लेकिन अगर आप थोड़े अच्छे लेवल का एग्जाम दे रहे हो, जैसे अगर आप SSC CGL की बात करोगे, मेंस वेंस तक जहाँ जाते हैं, CDS की बात करोगे, राइट, तो वहाँ पर फिर आपको प्रॉपर ढंग से तैयारी करनी पड़ेगी, इसलिए मैटर आपको डिटेल में मिलेगा। सलमान रश्दी ऑनर्ड विद फर्स्ट एडिशन ऑफ लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। ये नेगेटिव अवार्ड नहीं है। डिस्टर्बिंग द पीस यानी जो सेट पैटर्न्स हैं सोसाइटी के, सेट थॉट फिलॉसफीज वो सब हैं, उनको अगर आपने डिस्टर्ब किया, उनको आपने ब्रेक किया, यानी कुछ नया थॉट लेकर के आप आए हो, उसके लिए दिया जाता है। तो सलमान रश्दी जी को दिया गया है पहला एडिशन लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड का। और एक किताब इनकी जो वापस अनाउंसमेंट में आई कि उसका पब्लिकेशन हो गया है, दैट इज नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर। तो कोई भी किताब किसी भी एमिनेंट राइटर की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस न्यूज़ में बनती है, तो पकड़ लिया कीजिए। अब जैसे किताब इंपॉर्टेंट हो जाएगी, हम इसको बुक्स एंड ऑथर्स में नहीं पढ़ रहे, लेकिन अवार्ड्स में किताब का नाम आ गया, नाइफ मेडिटेशंस ऑफ आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर। किसने लिखी है? सलमान रश्दी ने लिखी है। तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ऑल राइट। PM Modi lauds Falguni Shah for her song on millets benefit. So
अबंडेंस इन मिलेट्स, श्री अन्न जो होता है ना, उसके ऊपर एक सॉन्ग लिखा गया जिसमें पीएम मोदी की भी कुछ लाइंस थी, और ये जो सॉन्ग है इसको ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन मिला है, और ये बड़ी न्यूज़ हो जाती है। तो देखते हैं ग्रैमी अवार्ड्स 2024 अभी अनाउंस नहीं हुए हैं, ये फरवरी 2024 में होंगे, इसलिए 2024 दिख रहा है आपको, राइट। सो ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए एक नॉमिनेशन मिला है सॉन्ग को जिसका नाम है अबंडेंस इन मिलेट्स, जिसमें पीएम मोदी भी फीचर हुए हैं, यानी वो दिखे हैं उस गाने में, और उनकी कुछ लाइन स्पीच जो उन्होंने लिखी और डिलीवर की थी वो देखी जाती है। सॉन्ग गाया है फाल्गुनी शाह ने और उनके हस्बैंड ने मिलकर के, और इसको नॉमिनेशन मिला है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी के अंदर, राइट। और फाल्गुनी शाह पहली साउथ एशियन वुमेन हैं जिनको पहले ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। दिस इज इंपॉर्टेंट। इस बार जो ग्रैमी अवार्ड होगा 2024 में वो 66th ग्रैमी एडिशन होने वाला है। ओके तो अब जो अवार्ड्स कुछ आप देखोगे वो थोड़े बड़ी बड़ी कैटेगरीज होंगी, बिकॉज काफ़ी सारे उसमें विनर्स होते हैं, जिनमें सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि गोवा में होता है, और ये एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फिल्म फेस्टिवल माना जाता है। इस बार कौन सा एडिशन हुआ इसका? 54th एडिशन हुआ, ठीक है, 54th एडिशन हुआ नवंबर में, ये ऑलमोस्ट एक हफ्ते तक चला है, राइट। अब इससे बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताते चलूंगी। तो ओपनिंग मूवी, जब भी कोई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान कोई ना कोई मूवी दिखाई जाती है, तो ओपनिंग फिल्म कौन सी रही? कैचिंग डस्ट, स्टुअर्ट गैटने। तो ये नाम याद रखना जरूरी नहीं है, सिर्फ कैचिंग डस्ट ध्यान रख लीजिए। क्लोजिंग फिल्म कौन सी रही? द फेदरवेट। द फेदरवेट कहाँ हुआ? ये पणजी गोवा के अंदर हुआ, और 1952 से ये जो IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, IFFI जो है वो 1952 से कंडक्ट किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये पूरी की पूरी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब ये क्या है, कौन कौन से अवार्ड मिले, किस किस को मिले? जैसे कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है IFFI के अंदर। इस बार किसको मिला है? माइकल डगलस को मिला है। पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, जब अनाउंस हुए थे ना कि मिलेंगे, तब भी हमने ये चीज पढ़ी थी, राइट, बिकॉज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पहले अनाउंस हो जाता है। सो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा किसको मिला? माइकल डगलस को मिला है, जो कि हॉलीवुड स्टार है। बेस्ट फिल्म के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? गोल्डन पीकॉक। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि IFFI में गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको दिया जाता है? बेस्ट फिल्म को दिया जाता है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। अब्बास अमीनी की डायरेक्ट की हुई एंडलेस बॉर्डर्स को मिला। फिर स्पेशल जूरी अवार्ड जो होता है ना फिल्म का, वो कहलाता है सिल्वर पीकॉक, ठीक है। ये पॉपुलर कैटेगरी होती है, ये जूरी कैटेगरी होती है। कन्नड़ फिल्म कांतारा अ लेजेंड, अब क्योंकि ये इंडिया से रिलेटेड है तो इसके डायरेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, ऋषभ शेट्टी, याद रखिएगा, ओके। डायरेक्टर, अगर कोई सॉन्ग पॉपुलर हो जाता है, कोई अवार्ड जीत जाता है, तो उसके म्यूजिक डायरेक्टर, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आजकल क्वेश्चन के पैटर्न बहुत न्यू तरीके से पूछे जा रहे हैं। सो पहले के टाइम में जहां आप ये पढ़ते भी नहीं, ध्यान भी नहीं देते, डायरेक्टर कौन है, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, गाया किसने, लिखा किसने, अब ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कोई भी इंटरनेशनल अवार्ड या नेशनल अवार्ड, वो नेशनल की बजाय इंटरनेशनल ज्यादा है, अगर वो जीत लेता है सॉन्ग या मूवी, तो कांतारा लेजेंड ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्ट की है। फिर बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जाता है स्टीफन कोमैंड्रेव को ब्लागाज लेसन के लिए। बेस्ट एक्टर पोरिया रहीमी सैम एंडलेस बॉर्डर्स, जिसने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता था। बेस्ट एक्टर फीमेल मेलेनी थेरी पार्टी ऑफ फूल्स के लिए। ICFT यूनेस्को गांधी मेडल दिया जाता है, और वो गया फिल्म ड्रिफ्ट को। देन बेस्ट OTT सीरीज, ओवर द टॉप जो है OTT सीरीज जो पहली बार इंट्रोड्यूस की गई, तो इनमें से कौन सी कैटेगरी है जो पहली बार IFFI में इंट्रोड्यूस की गई? ऐसे करके 4 कैटेगरीज दी जा सकती हैं। OTT है, पहली बार इंट्रोड्यूस हुई है, और पंचायत सीजन 2 OTT सीरीज का जो है उसको यह अवार्ड मिला है। IFFI स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर कंट्रीब्यूशन टू भारतीय सिनेमा अवार्ड, भारतीय सिनेमा में स्पेशल कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड किसको गया? अगेन माधुरी दीक्षित, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इंडियन से रिलेटेड सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। गोल्डन और सिल्वर पीकॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब एक बार नजर डाल दीजिए, पूछा जा सकता है, बिल्कुल नेगेट नहीं कर सकती मैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इंडिया से रिलेटेड चीजें और ऊपर की चीजें हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, ये सारे वो पोस्टर्स हैं ताकि आपकी थोड़ी सी विजुअल मेमोरी क्रिएट हो सके। माइकल डगलस, देन पंचायत सीजन 2, उसके अलावा ये कांतारा, और बेस्ट एक्टर मेल भी डाल दिया है, क्यों डाला है पता नहीं, ये माधुरी दीक्षित जी, ओके। चलिए, फिर हम आते हैं दूसरी कैटेगरी ऑफ इंटरनेशनल अवार्ड्स, जो कि टेलीविजन से रिलेटेड सारी चीजों के लिए दिए जाते हैं, और इंडिया के नहीं है, ये इंटरनेशनल है। एमी अवार्ड्स, कौन से अवार्ड्स हैं ये? एमी अवार्ड्स। इसके अंदर 3 इंडियंस कहीं ना कहीं एसोसिएटेड रहे, 2 को अवार्ड मिला है, एक का नॉमिनेशन गया था, जीत नहीं पाई। एकता कपूर है, ये वीरदास है, और ये शेफाली शाह है।
तो देख लेते हैं कौन से एडिशन ऑफ इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2023 में हुआ। 51st एडिशन हुआ। कौन सा? 51st। तो प्रोड्यूसर एकता कपूर जो हैं वो पहली इंडियन वुमेन फिल्म मेकर बन जाती है जिनको एमी अवार्ड मिला है, डायरेक्टरेट अवार्ड। ठीक है, डायरेक्टरेट अवार्ड उनको दिया गया। फिर वीरदास लैंडिंग जो इनका पूरा कॉमेडी शो है, तो इन्होंने कॉमेडी के केस के अंदर वीरदास लैंडिंग को शेयर किया है इस अवार्ड को डेयरी गर्ल्स के साथ में, सीजन 3 इंटरनेशनल एमी फॉर कॉमेडी। एकता कपूर को मिला था एमी फॉर डायरेक्टरेट। ठीक है, देन इंडियन एक्टर शिफाली शाह जो हैं उनका नॉमिनेशन आया था सीजन 2 ऑफ डेली क्राइम नेटफ्लिक्स वाला, लेकिन अवार्ड नहीं मिला। फिर बेस्ट एक्ट्रेस एमी अवार्ड में किसको मिला है? कार्ला सूजा को, लाकायदा, और बेस्ट एक्टर मिला है मार्टिन फ्रीमैन को द रिस्पॉन्डर के लिए। बेस्ट ड्रामा सीरीज एम्प्रेस, बेस्ट टीवी मूवी या मिनी सीरीज लाकायदा, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मैरुआपोल द पीपल्स स्टोरी। ठीक है, तो ये सारी कुछ और कैटेगरीज हो जाती हैं जो एक बार नजर घुमा लीजिएगा, यू नेवर नो, पूछे जा सकते हैं। यूजुअली अगर इंडियन कनेक्शन आ गया तो इंडियन कनेक्शन पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। जिस साल इंडिया का कुछ भी लेना देना नहीं होता एमी अवार्ड्स में, तो वहां पे आपके बेस्ट ड्रामा या बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेसेस पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि अब इंडियन कनेक्शन है तो चांसेस शुड बी मोर टुवर्ड्स दैट। ओके, लेकिन कुछ गारंटी नहीं किया जा सकता, एग्जाम टू एग्जाम या एग्जामिनर टू एग्जामिनर वेरी करेगा। सबसे पहले एमी अवार्ड्स 1949 में दिए गए थे और इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेस देता है बेस्ट इंटरनेशनल टेलीविजन प्रोग्रामिंग के लिए, जो भी टीवी के ऊपर दिखाया जा रहा है उसके लिए अवार्ड्स दिए जाते हैं। देन मिस यूनिवर्स 2023, बिल्कुल दिमाग पे छाप लो, वन डे एग्जाम के लिए पर्टिकुलरली, राइट। सो शेनिस पलेसियो ऑफ निकारागुआ, आप यहां देख लो भाई, ये रहा निकारागुआ। और हुआ कहाँ? एल साल्वाडोर के अंदर इस बार ये वेन्यू रहा मिस यूनिवर्स जो कंडक्ट किया गया एल साल्वाडोर के अंदर। जीता है निकारागुआ से शेनिस पलासियो ने। 72nd मिस यूनिवर्स ये इस बार की बनी। ठीक है, नंबर याद रखेंगे। सो दिस टाइम 23 ईयर ओल्ड श्वेता शारदा, इंडिया से कौन कंटेस्टेंट थी मिस यूनिवर्स के लिए? तो श्वेता शारदा गई थी, जो कि चंडीगढ़ को बिलोंग करती हैं और उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। इंडिया कितनी बार मिस यूनिवर्स टाइटल लेके आ चुका है? 3 बार लेके आ चुका है। सबसे पहले सुष्मिता सेन 94 में लाई, लारा दत्ता 2000 में लाई, एंड देन हरना संधू 2021 के अंदर लाई। 1994 2000, आई डोंट नो, मैंने कुछ और बोल दिया हो तो कई बार थॉट्स के साथ कंफ्यूजन आ जाता है। चलिए, सो सुरेश वाडकर named for महाराष्ट्र लता मंगेशकर अवार्ड 2023। तो महाराष्ट्र का लता मंगेशकर अवार्ड जो है उसके लिए सुरेश वाडकर जी का नाम फाइनल हो चुका है और इनको अदरवाइज आप देखोगे तो संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार भी 2018 में मिल चुका है। दीप्ति बाबूता becomes first woman to bag दहन प्राइज फॉर पंजाबी लिटरेचर। पहली फीमेल जिनको पंजाबी लिटरेचर के लिए दहन प्राइज मिला है दीप्ति बाबूता बन जाती हैं। इसके अंदर बहुत कुछ और ध्यान रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ उनकी किताब का नाम थोड़ा देख लीजिए। भूख इयोसा लेंदी है, हंगर ब्रीड्स लाइक दिस, भूख इस तरह से सांस लेती है बेसिकली। तो ये इनकी बुक थी जिसके लिए इनको दहन प्राइज मिला है और ये कनाडा इंडियन एजुकेशन सोसाइटी और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया मिलकर के देते हैं। याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे इतना सा ध्यान रख लीजिए इस न्यूज में से कि दहन प्राइज दीप्ति बाबूता जी को मिला है और पहली वुमेन बन जाती है जिनको मिला है। दैट इज इट, आगे कुछ भी याद नहीं करना है, इसमें बहुत ज्यादा बड़ी न्यूज नहीं है। क्योंकि फेमस राइटर टी पद्मनाभन अवॉर्डेड केरला ज्योति अवार्ड, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो देखिए जिस तरह से हमारे पद्म अवार्ड्स होते हैं 3 कैटेगरी में होते हैं उसी, और उसके ऊपर फिर भारत रत्न आ जाता है। इसी तरह से पद्म अवार्ड्स की ही तर्ज पे केरला स्टेट गवर्नमेंट ने भी अवार्ड्स ला रखे हैं जिसमें सबसे ऊपर केरला ज्योति अवार्ड है। जैसे हमारा पद्म विभूषण होता है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, उसी तरह से यहाँ पे केरला ज्योति अवार्ड होता है। तो केरला ज्योति अवार्ड टी पद्मनाभन जी को मिला है जो कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है स्टेट गवर्नमेंट का। उसके अलावा 2 लोगों को हर साल केरला प्रभा अवार्ड दिया जाता है। जैसे हमारा पद्म, मैंने अभी आपको बताया, विभूषण, भूषण और श्री होता है, तो ये हो गया ज्योति अवार्ड। पद्म भूषण जो इंडिया का होता है वो केरला का प्रभा हो गया और ये हर साल 2 लोगों को दिया जाता है। किस किस को मिला? रिटायर्ड जस्टिस एम फातिमा बीवी जी,
जो अभी हम देखेंगे सिविल सर्विसेज के लिए, यानी वो सोशल सर्विस एंड सिविल सर्विसेज के लिए उनको अवार्ड दिया गया। एंड अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की पहली फीमेल जज एम फातिमा बीवी रही। और दूसरा नटराज कृष्णमूर्ति जी को दिया गया, आर्ट्स की फील्ड से ये जुड़े हुए हैं, इनको सूर्य कृष्णमूर्ति भी कहते हैं। तो ये 2 केरला प्रभा गए और एक केरला ज्योति अवार्ड गया। और इसके अलावा केरला श्री होता है जो हर साल 5 लोगों को दिया जाता है, ठीक है। तो ये नंबर ध्यान रखेंगे आप। अगर हम सबसे पहले केरला ज्योति अवार्ड विनर की बात करें तो वो कौन थे? MT वासुदेवन नायर जी। Then ISRO scientist VR ललितांबिका conferred highest French civilian award। इसरो की एक साइंटिस्ट हैं जो कि फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं डायरेक्टरेट ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट रिसर्च प्रोग्राम एट इसरो की। ये पूरा नाम याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो एक इसरो की साइंटिस्ट हैं जिनको हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन अवार्ड मिला है और उनका नाम है VR ललितांबिका जी। और ये इसरो की सेकंड साइंटिस्ट बन जाती हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। इनसे पहले AS किरण कुमार जो कि इसरो के चेयरमैन थे उस समय, उनको ये अवार्ड मिला था। ये पिक्चर देख लीजिए आप। चलिए, इसरोज डॉक्टर माधवराज सिलेक्टेड फॉर गोवा गवर्नमेंट्स फर्स्ट यानी पहला एडिशन ऑफ मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड। सो गोवा गवर्नमेंट ने मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड की शुरुआत की और उसमें सबसे पहला अवार्ड के लिए किसको सिलेक्ट किया गया है? डॉक्टर माधवराज को। और इनको मिलेगा 5 लाख रुपए का कैश प्राइज और साइटेशन, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो भी अवार्ड दिए जाते हैं इंडिया में उसमें काफी वन ऑफ द हाईएस्ट प्राइज मनी माना जाता है। अनसंग हीरोज ग्लोबल विनर नानसेंग रेफ्यूजी अवार्ड किसको मिला है? देखते हैं। सो अब्दुल्ला मायर इन्होंने जीता है 2023 का UNHCR नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड। UNHCR दैट इज यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज। UNHCR एक अवार्ड देता है नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड और वो मिला है अब्दुल्ला मायर को। इन्होंने जो भी डिस्प्लेस बच्चे होते हैं उनके एजुकेशन को लेकर के काफी कंट्रीब्यूशन किया है, ठीक है। सीधा सीधा ध्यान रखेंगे, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश बैग्स फर्स्ट प्राइज फॉर बेस्ट स्टेट इन इनलैंड फिशरीज। इनलैंड फिशरीज क्या होता है? कोस्टल एरियाज की बात नहीं हो रही है, जहां ऐसा स्टेट जो कि आसपास लैंड से ही घिरा हुआ है। तो उस केस में एंड प्लेन एरियाज की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश बेस्ट स्टेट बन के उभरा है इनलैंड फिशरीज प्लेन एरियाज के केस में, ठीक है। और ये जो अकोलेड है या ये जो एक खिताब है इसको कब मिला? 2 दिन की ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई। कहां? अहमदाबाद गुजरात में। तो ये वेन्यू ध्यान रखेंगे, कोई भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इंटरनेशनल पर्टिकुलरली इंडिया में तो वो ध्यान रखनी है हमको। और इसी के साथ साथ वर्ल्ड फिशरीज डे जो होता है वो 21 नवंबर को आता है। इंपॉर्टेंट डेज में मैंने याद कराया था ना, राइट। तो 21 को ही ये अनाउंसमेंट भी किया गया। देन कमिंग ओवर टू नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स 2023। तो जो भी डेयरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए फार्मर्स हो गए, डेयरी फार्मिंग में जो लगे हुए होते हैं या फिर जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, जो कोऑपरेटिव्स होती हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए अवार्ड्स अनाउंस किए जाते हैं। और नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड 2023 किसने प्रेजेंट किए होंगे? यूनियन मिनिस्टर जो हैं डेयरी फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री के पुरुषोत्तम रूपाला जी ने। कहाँ अनाउंस हुए? गुवाहाटी असम के अंदर हुए। नेशनल डे मिल्क डे कब आता है भाई? नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को आता है, जिस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट भी किया गया था, ठीक है। और ये एनिवर्सरी है वर्गीज कुरियन जी की, जिनको फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स की अगर हम बात करें, वन ऑफ द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड्स हैं जो डेयरी इंडस्ट्री के अंदर दिए जाते हैं। अब सारे विनर्स के नाम याद रखने की तो जरूरत नहीं, बिकॉज इंडिविजुअल फार्मर्स हैं, वो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कैटेगरीज वगैरह आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014 में शुरुआत हुआ और इस मिशन के पीछे का ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारी जो डेयरी इंडस्ट्री है और उसमें भी पर्टिकुलरली जो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं, इंडिजिनस यानी हमारे यहाँ की मूल नस्लें जो हैं कैटल की, उनको उनकी तरफ जोर दिया जाए। और उसी के तहत फिर प्रोत्साहन देने के लिए अवार्ड्स भी शुरू किए गए। कितनी कैटेगरीज में दिए जाते हैं? 3 कैटेगरीज में। कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी के अंदर। पहला आता है बेस्ट डेयरी फार्मर रेयरिंग इंडिजिनस कैटल ब्रीड, तो वो फार्मर जो कि इंडिजिनस ब्रीड को रेयर कर रहा है। बेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव, डेयरी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तो कंपनी को मिल जाता है। और तीसरा आता है बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बहुत अच्छे से करता हो। फिर हम आते हैं नेशनल मेटरोलॉजिस्ट अवार्ड्स 2022। ये सब ना सरकार दे रही है अलग अलग फील्ड्स के अंदर, राइट। तो
इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कमर्शियल अवार्ड्स तो होते ही हैं, गवर्नमेंट वाले अवार्ड्स भी होते हैं, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील देती है नेशनल मेटलर्जिकल अवार्ड्स, जो कि मेटलर्जिकल फील्ड के अंदर, साइंस, आयरन एंड स्टील सेक्टर के अंदर प्रोत्साहन लाने के लिए दिए जाते हैं। कितने मेटलर्जिस्ट को मिला इस बार, कितनी कैटेगरी में मिला? तो 5 लोगों को 4 कैटेगरी के अंदर 2022 के लिए ये अवार्ड दिए गए 2023 में। गॉट इट? सो ये 2022 के अवार्ड्स हैं गिवन इन 2023। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही हो जाएगा, अगर इंडिविजुअल पूछे जाने के चांसेस हैं तो इन्हीं के ज्यादा होते हैं। कामाची मुदाली जी, डॉक्टर कामाची मुदाली, इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड मिला फिर देबाशीष भट्टाचार्य जी को। R&D एंड आयरन एंड स्टील सेक्टर पूछे जाने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। यंग मेटलर्जिस्ट डॉक्टर निलॉय कुंदू अवार्ड, यंग मेटलर्जिस्ट, ये एनवायरमेंट वाली कैटेगरी थी, ये मेटल साइंसेज वाली कैटेगरी है। ये अगलान मुथुनिकम जी को दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ी थोड़ी खुद ही प्रयास करके याद रखना पड़ेगा, बिकॉज हर एक इंडिविजुअल कैटेगरी के लिए मैं हिंट नहीं दे रही हूँ, इसलिए नहीं दे रही हूँ बिकॉज सारे बच्चों को याद करने की जरूरत नहीं है। अगेन, जो थोड़ा हाई लेवल ऑफ एग्जामिनेशन देंगे वही करेंगे, तो आई एम नॉट एम्फसाइजिंग मच ऑन देम। इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर 2022 प्रेजेंटेड टू कोविड-19 वॉरियर्स। इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2022 का दिया गया, और कोविड-19 वॉरियर्स जो थे, यानी कि जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और उनकी जो ट्रेन्ड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इन दोनों को मिलकर के दिया गया। और अगर हम बात करें कि किसने प्रेजेंट किया ये अवार्ड, ठीक है, तो आप अगर फोटो में देख सकते हो, हामिद अंसारी साहब, राइट। तो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट M हामिद अंसारी जी ने प्रेजेंट किए शरद कुमार अग्रवाल जी को, जो कि प्रेसिडेंट हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, एंड रॉय के जॉर्ज, जो कि प्रेसिडेंट हैं ट्रेन्ड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। सो कोविड-19 वॉरियर्स ही हम कहेंगे, उनको ये दिया गया। अब अगर हम बात करें कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट जो कि अवार्ड देती है, उसकी चेयरमैन कौन है? सोनिया गांधी जी हैं, और ये 1986 से ये अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि देते हैं इसमें। कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, कर्नाटका की स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन जो है, उसको मिला है स्कॉच नेशनल अवार्ड 2023। स्कॉच नेशनल अवार्ड जो है वो एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है जो दिल्ली बेस्ड है, और वो ये अवार्ड देता है अगर आपने कोई भी ऐसा काम किया है जो समाज के लिए अच्छा होता है, या आपने कुछ एडिशनल कंट्रीब्यूशन किया, उसके लिए दिया जाता है, और काफ़ी रेप्यूटेड माना जाता है। ऑल्दो प्राइवेट है, मतलब इंडिपेंडेंट बॉडी देती है, पर फिर भी काफ़ी रेप्यूटेड है। तो कर्नाटका स्टेट की जो रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, उन्होंने 1 करोड़ रुपए की एक्सीडेंटल रिलीफ सारिगे सुरक्षा इंश्योरेंस स्कीम चालू की है अपने जितने भी स्टाफ हैं उनके लिए, और उसके चलते अवार्ड दिया गया है। सोशल वर्कर दीनानाथ राजपूत फ्रॉम बस्तर विंस रोहिणी नैयर प्राइज। तो सीधा सीधा ध्यान रखिएगा, रोहिणी नैयर प्राइज, क्योंकि सेकंड एडिशन ही है। किसको मिला है? सोशल वर्कर दीनानाथ राजपूत जी को मिला है। इन्होंने ट्राइबल विमेन की लाइफ को इंप्रूव करने के लिए जो भी प्रयास किए हैं उसके चलते दिया गया है। एंड रोहिणी नैयर प्राइज जो है वो 2021 के अंदर रोहिणी नैयर जी जिनका निधन हो गया था, वो भी सोशलिस्ट थी, तो उनकी याद में चालू किया गया, और ये सेकंड एडिशन है जो दिया गया है। J&K adjudged as best performing state and union territory under AKAM क्या है? आजादी का अमृत महोत्सव, एंड MMMD क्या है? मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई, और उसको एंड करने के लिए लास्ट में मेरी माटी मेरा देश कैंपेन की शुरुआत की गई, जिसमें सॉइल और जो वीर लोग जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है, उनसे पूरे देश के हर एक गांव-गांव को एक यूनिटी की फीलिंग देने का एक मुहिम था, जिसके चलते हर गांव-गांव से मिट्टी लेकर के, और फिर ब्लॉक लेवल, और फिर ऐसे बड़े बड़े मिट्टी लेकर के, और लास्ट में दिल्ली तक वो मिट्टी लानी थी। और उसी तरह से जो भी वीर जवान रहे हैं जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है, उनके लिए मेमोरी बोर्ड्स एंड ऑल स्थापित करना। तो ये सारा MMMD यानी मेरी माटी मेरा देश पूरा एक कैंपेन था, और लास्ट में जो मिट्टी है वो कर्तव्य पथ पर लाके माँ के गार्डन्स में फैलाई जानी थी। तो इस पूरे कैंपेन में, इस पूरे आज़ादी के अमृत महोत्सव में बहुत सारी एक्टिविटीज़ की गई, और उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस के चलते या बेस्ट पार्टिसिपेशन के चलते जम्मू एंड कश्मीर को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट एंड यूटी के अंदर टॉप दिया गया है। टॉप 3 परफॉर्मिंग स्टेट्स एंड यूटी देख लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर 1 नंबर पे, फिर गुजरात आता है, और फिर हरियाणा एंड राजस्थान 3rd पोजीशन शेयर करते हैं। मिनिस्ट्रीज की अगर हम बात करें, सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर आता है, फिर 2nd नंबर पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, एंड ये 3rd पे है, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 2nd नंबर पे रही, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज 3rd नंबर पे आई। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन।
सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, डिफेंस है, रेलवे एंड एजुकेशन थर्ड पोजीशन पे शेयरिंग करते हैं। लाइक आई टोल्ड यू, मेरी माटी मेरा देश एक नेशन वाइज कैंपेन थी जिसकी शुरुआत 9 अगस्त 2023 को की गई और लास्ट में फिर उसको अब कंक्लूजन किया गया और फिर अवार्ड्स दिए गए। और आज़ादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2022 से चला आ रहा है 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए। NHPC नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नॉट हाइड्रो, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, पूरा बोल दूं मैं, टुकड़ों टुकड़ों में बोल रहे हैं। सो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन सेकंड प्राइज जीता है इन द एनुअल रिपोर्ट कैटेगरी ऑफ PRSI नेशनल अवार्ड 2023। बस ये हेडलाइन ही ध्यान रखनी है, ज़्यादा और कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। NHPC मिनी रत्न कंपनी है, इतना देख लीजिए। और जो इनकी एनुअल रिपोर्ट थी उसमें डिज़ाइन क्वालिटी वगैरह सब बहुत बढ़िया बनाई थी, उसके चक्कर में इनको अवार्ड दिया गया है। सीधा सीधा वन लाइनर ध्यान रखिएगा। ये कुछ स्टैटिक है NHPC से रिगार्डिंग। कोई भी मिनी रत्ना, नवरत्ना, महारत्ना अगर न्यूज़ में आती है तो उसका स्टैटिक पकड़ लिया कीजिए। तो जैसे यहाँ अगर अपन देखें 1975 में इसका फाउंडेशन हुआ, हरियाणा में इस्टेब्लिश्ड है या हेडक्वार्टर्ड है। CMD कौन है? राजीव कुमार बिश्नोई जी इसके CMD हैं। REC जो कि एक महारत्न कंपनी है, REC रिसीव्स बेस्ट एम्प्लॉयर इन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन अवार्ड, इंपॉर्टेंट अवार्ड है बाय एसोचैम। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। एसोचैम की तरफ से जो अवार्ड दिया जाता है कि आप बेस्ट कंपनी हो जिसने डाइवर्सिफाइड एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, इंक्लूजन कर रखा है अलग अलग तरह के लोगों का, तो उसमें REC ने रिसीव किया है ये अवार्ड, बेस्ट एम्प्लॉयर फॉर पॉलिसीज एंड इन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। तो अलग अलग तरह के लोगों के लिए अलग अलग पॉलिसीज एंड ऑल दैट बनाने के लिए 4th डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन एक्सीलेंस अवार्ड्स एंड कॉन्फ्रेंस के दौरान इसको मिला। REC महारत्न कंपनी है, ठीक है। और थोड़े टाइम पहले गोल्डन पीकॉक अवार्ड भी जीत चुकी है। ये गोल्डन पीकॉक अवार्ड वो IFFI वाला नहीं है, ये है कि आपके जो भी प्रैक्टिसेस हैं ना वो एनवायरमेंट फ्रेंडली या सस्टेनेबल है या नहीं है, तो रिस्क मैनेजमेंट को लेकर के गोल्डन पीकॉक अवार्ड REC ने जीता था। RBI विंस बिजनेस लाइन्स चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड। RBI जो हमारा है तो बिजनेस लाइन जो ग्रुप है, मैगजीन है, ग्रुप है, उन्होंने अवार्ड्स अनाउंस किए जिसके अंदर RBI को चेंज मेकर का अवार्ड मिला। इसी के साथ अमूल को आइकॉनिक चेंज मेकर का, आइकॉनिक यानी जो पहले से बहुत पॉपुलर है और अभी तक कर रहा है काम, प्रधानमंत्री जन धन योजना, उसको चेंज मेकर फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड मिला है और ये 5th एडिशन अवार्ड का रहा। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 किसको मिला है? एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो कि केरला रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को मिला है। ये जो मिशन है इसको किस कैटेगरी में मिला है? बेस्ट फॉर लोकल सोर्सिंग क्राफ्ट एंड फूड। ये 6 कैटेगरी के अंदर दिया गया था जिसमें एक कैटेगरी है जिसमें केरला ने ये अवार्ड जीता है। ओके, देन AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन विंस AFC प्रेसिडेंट्स रिकॉग्निशन। AFC इज एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के प्रेसिडेंट का रिकॉग्निशन, ब्रॉन्ज अवार्ड लेकर के आया है AIFF बिकॉज ऑफ ग्रास रूट कॉन्ट्रीब्यूशन। जो फुटबॉल है उसको बिल्कुल गांव खेड़ों तक और ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए AIFF को AFC का प्रेसिडेंट्स ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ब्रॉन्ज पुरस्कार दिया गया है और ये एनुअल अवार्ड्स दोहा के अंदर AFC के दिए गए। ठीक है, अब क्योंकि हम ब्रॉन्ज लाए हैं तो भाई गोल्ड और सिल्वर किसको मिला? तो गोल्ड मिला है फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया को, सिल्वर मिला है ग्वाम फुटबॉल एसोसिएशन को। गेल विंस 2 अवार्ड्स एट एशियन ऑयल एंड गैस अवार्ड इवेंट्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, चाहो तो स्किप कर सकते हो, बट आई डिड नॉट वांट टू टेक अ रिस्क बिकॉज मैं ये बोलती हूँ कि आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यहाँ से पढ़ने के बाद, दैट इज वाई आई इंक्लूडेड इट। तो कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर ये अवार्ड हुए और गेल इंडिया लिमिटेड जो है उसको 2 अवार्ड्स मिले हैं। एक है इनोवेशन अवार्ड इंडिया जिसके अंदर शिप टू शिप फ्यूल ट्रांसफरिंग टेक्नोलॉजी वगैरह यूज करके हुआ है, ये अवार्ड मिला है। और एक है मेन स्ट्रीम प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर इंडिया जिसमें पहला फ्लोटिंग CNG स्टेशन वाराणसी में इस्टेब्लिश करने की वजह से गेल को यह अवार्ड दिया गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अंडर मेरी माटी मेरा देश कैंपेन। सो महाराष्ट्र की सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी है, इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जो मेरी माटी मेरा देश के तहत जो मिट्टी के साथ सेल्फी लेकर के इन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्फीज की कैटेगरी में अपना रिकॉर्ड बनाया। 10 लाख से भी ज़्यादा सेल्फीज इन्होंने ली हैं विथ सॉइल और इससे पहले चाइना के पास ये रिकॉर्ड था।
मोस्ट नंबर ऑफ सेल्फीज का। ओके अब ये जो एक न्यूज़ है ये देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो भी सकती है, क्योंकि आजकल हम ऐसी कैटेगरी ऑफ न्यूज़ भी देख रहे हैं। एक बच्चा है 10 साल का, लेकिन 10 साल के बच्चे के रिलेशन में मैंने न्यूज़ नहीं ली है। इस बच्चे को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। किसके द्वारा मिला है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसको ये अवार्ड मिला है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, और ये जो अवार्ड नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम देता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का, इसको कहा जाता है फोटोग्राफी का ऑस्कर। ये इतना इंपॉर्टेंट अवार्ड माना जाता है इन द फील्ड ऑफ फोटोग्राफी। तो इसको अपने 10 ईयर ब्रैकेट के अंदर मिला है टॉप प्राइज, लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछने वाले पूछ सकते हैं, तो देख लीजिए फटाफट से। 10 साल का बेंगलोर का बच्चा है, नाम क्या है भाई, विहान तालिया, और उनको फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है बाय नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम अंडर 10 ईयर कैटेगरी, और वो फोटो जो हमने अभी देखी थी उन्होंने खींची थी। सेरेना विलियम्स बिकम्स द फर्स्ट एथलीट टू रिसीव CFDA फैशन आइकन अवार्ड। सो ये अमेरिका का एक फैशन आइकन अवार्ड है जो कि पहली खिलाड़ी को मिला है, सेरेना विलियम्स। अगेन बस ऐसे एक बार मेंशन करने के लिए मैंने डाल दिया है, बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना, इसलिए सिर्फ हेडलाइन है। बाकी अवार्ड जो न्यूज़ में रहे, तो अगर आप देखोगे IITF से रिलेटेड ये न्यूज़ है। IITF क्या है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जो पेविलियन, जो अलग अलग कियोस्क के पेविलियन बनाए जाते हैं, उसमें ओडिशा पेविलियन ने गोल्ड मेडल जीता। फिर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने गोल्ड मेडल जीता मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट कैटेगरी में, जो भी इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक्सीलेंस परफॉर्मेंस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को दिया गया। IITF दिल्ली के अंदर हुआ। ठीक है जी, तो ये थे बहुत सारे अवार्ड, आई नो। सो 3 कैटेगरी हम कर चुके हैं खत्म। अब हम चलते हैं हमारी लास्ट 4th कैटेगरी की तरफ, विच इज ओबिचुअरीज, यानी कि ऐसे इंपॉर्टेंट लोग जिनका निधन हुआ पिछले महीने यानी नवंबर के अंदर, और उनकी लाइफ से रिलेटेड, उनके प्रोफेशन, उनके अवार्ड से रिलेटेड कुछ भी एग्जाम में पूछे जाने लायक होगा तो हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जस्टिस M फातिमा बीवी, राइट। तो इनका निधन हुआ 2023 में, और इनके बारे में खास बात क्या, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, बिल्कुल पूछी जा सकती है। इंडिया की पहली वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस फातिमा बीवी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की पहली वुमेन जज कौन थी, जस्टिस फातिमा बीवी थी, और इसी के साथ साथ ये पहली मुस्लिम वुमेन भी थी जो कि जज बनी थी, राइट। सो 1989 के अंदर ये पहली वुमेन अपॉइंट हुई थी सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पे। उसी के साथ साथ ही कौन से स्टेट की गवर्नर रह चुके हैं पूछा जा सकता है, गवर्नर ऑफ तमिलनाडु ये रह चुकी है 1997 में, और इनको शपथ किसने दिलाई थी, या फिर किन्होंने इनका अपॉइंटमेंट किया था, प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा जी ने किया था। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मिस आउट नहीं करना है। देन एस वेंकटरामनन जो कि फॉर्मर RBI गवर्नर रह चुके हैं, उनका हाल ही में निधन हुआ, और ये 18th RBI गवर्नर के तौर पे अपनी सेवाएं दे चुके हैं 1990 से 92 के बीच में। ठीक है, अगला जो नाम आ रहा है BN गोस्वामी जी का। BN गोस्वामी एक बहुत ही वेल नोन पेंटर, हिस्टोरियन, आर्ट हिस्टोरियन रह चुके हैं, मतलब आर्ट से जुड़ा हुआ जो पूरा R&D करते हैं, उससे रिलेटेड काम करते हैं। तो इंडियन आर्ट हिस्टोरियन, वर्ल्ड अथॉरिटी माने जाते थे मिनिएचर पेंटिंग में, मिनिएचर पेंटिंग्स। सो ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी, पूरा नाम क्या है इनका, ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी जी, इनका निधन हो गया। इनको पद्मश्री, पद्म भूषण मिल चुका है 98 में और 2008 में रिस्पेक्टिवली, और पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स के लिए खास तौर पे जाने जाते थे। देन फाउंडर ऑफ शंकर नेत्रालय। अब ऐसे देखने में लगती है न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी, लेकिन क्योंकि डॉक्टर SS बद्रीनाथ जो कि फाउंडर रह चुके हैं शंकर नेत्रालय के, उनको पद्म भूषण भी मिला था, तो इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। शंकर नेत्रालय के फाउंडर SS बद्रीनाथ जी का निधन हो गया, और इन्होंने शंकर नेत्रालय जो कि यूनिट है मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन का, उसकी स्थापना की थी। इनको पद्मश्री और फिर पद्म भूषण मिला है 1999 के अंदर, भूषण से सम्मानित किया गया। सहारा ग्रुप के फाउंडर सुब्रत रॉय का निधन हो गया। तो सहारा ग्रुप, सहारा प्रणाम, ये सब बहुत पहले फेमस हुआ था। 1976 के अंदर सहारा फाइनेंस की इन्होंने शुरुआत की। 1978 में उन्होंने इसको सहारा इंडिया परिवार नाम दे दिया, जो कि इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट, सबसे बड़ी, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज माना जाता था, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हों। और राष्ट्रीय सहारा एक हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर भी इन्होंने शुरू किया। सहारा टीवी शुरू की, जिसका नाम बदल के बाद में इन्होंने सहारा वन कर दिया। पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय ग्रुप के चेयरमैन, सो चेयरमैन एमेरिटस,
जो बदलते नहीं हैं, राइट। सो पृथ्वीराज सिंह ओबरॉय, इनका भी निधन हो गया। इनको होटल बिजनेस जो है ना इंडिया में, उसका चेहरा बदलने के पीछे इस व्यक्ति का हाथ माना जाता था। और अदरवाइज अगर आप ओबरॉय ग्रुप के फाउंडर की बात करोगे, वाज नॉट द फाउंडर थे राय बहादुर MS ओबरॉय। फॉर्मर गवर्नर ऑफ नागालैंड PB आचार्य पासेस अवे। सो नागालैंड के फॉर्मर गवर्नर PB आचार्य जी का निधन हो गया। और ना सिर्फ नागालैंड के, पर असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के गवर्नर के तौर पे भी इन्होंने काम किया। कर्नाटका उडुपी में 1931 में इनका बर्थ हुआ था। फॉर्मर कर्नाटका असेंबली स्पीकर DV चंद्रगौड़ा पासेस अवे। अब इनकी न्यूज क्यों डाली गई है? बिकॉज ये एक पॉइंट आप देखिएगा कि इन्होंने चारों प्रोमिनेंट हाउसेज जो हैं, हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोकसभा, राज्यसभा, चारों को एक एक बार, मतलब चारों के अंदर अपना रिप्रेजेंटेशन शो किया हुआ है, यानी चारों के मेंबर ये रह चुके हैं। फिर दो ऐसे व्यक्ति देखेंगे जो कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन लिए हुए थे और उनका निधन हो गया। फ्रैंक बोरमैन US के एस्ट्रोनॉट थे जो पहली बार मून के अराउंड चक्कर लगाया इंसानों ने। अपोलो 8 के अंदर फर्स्ट क्रूड मिशन टू ऑर्बिट द मून, उसको लीड कर रहे थे फ्रैंक बोरमैन, और इनका निधन हो गया है। एंड देन रोजलिन कार्टर, ये फर्स्ट लेडी रह चुकी हैं अमेरिका की। सो रोजलिन कार्टर वाइफ थी फॉर्मर प्रेसिडेंट जिमी कार्टर की और फर्स्ट लेडी यूनाइटेड स्टेट्स की रह चुकी हैं। इनको स्टील मैग्नोलिया भी कहा जाता था, ठीक है, और इनका भी निधन हो गया। So this was all about the books, appointments, awards and obituary section for November 2023. अब जो अगली वीडियो आप देखोगे उसके अंदर हम अगला एक सेगमेंट लेकर के आएंगे जिनका अभी वाले सेगमेंट से कोई लेना देना नहीं। सो प्लीज अंडरस्टैंड दीज आर नॉट पार्ट्स, दीज आर इंडिपेंडेंट सेगमेंट्स, ताकि हम पूरे महीने की न्यूज को कैटेगरी वाइज कवर कर सकें, आप समझ ढंग से सको, दिमाग में स्टोर ढंग से कर सको, रिविजन के टाइम में आप बहुत ईजिली उसको रिवाइज कर सको, कम रिविजन आपको लगे। ये सारी कोशिश रहती है जब भी हम आपको पढ़ाते हैं। होप जो भी पढ़ाया समझ में आ गया होगा। अंटिल वी मीट नेक्स्ट, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। कोई भी क्वेरी, कंसर्न्स, डाउट, रिक्वेस्ट हैं तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, या जहां भी मैंने आपको कांटेक्ट करने के सोर्सेज बताए हैं वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय।